हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर मैग्नेटिज्म। बोर्ड पर ऑलरेडी नाम मैंने लिख के रखा है भाई। इसके पहले हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर ली है। काफी बच्चों की काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत सारे टॉपिक्स और भी करने को है, जैसे मीटर ब्रिज की रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि सर पोटेंशियोमीटर पे और न्यूमेरिकल होनी चाहिए, जैसे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया सर किरचॉफ्स लॉ पे और न्यूमेरिकल होनी चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मानता हूं भाई, बट सब पर वीडियोस आस्ते आस्ते आती रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहेंगे। बीच बीच में जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिविजनल पर्पज में भी काम आएगा। ठीक है, अभी के लिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने के पहले सबसे पहला चीज दिमाग में आना चाहिए कि भाई कंटेंट क्या है, पढ़ने क्या वाले हो, है ना, किस ऑर्डर में पढ़ने वाले हो। तो अगर उस बारे में बात की जाए तो करीबन यहां पर 4 बड़े बड़े टॉपिक बोल सकते हैं, 4 या 5 बोल सकते हो, बट फिलहाल मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं उसको जनरली। पहली टॉपिक है भाई, अगर HC वर्मा खोल के देखोगे ना अलग अलग किताब में, जैसे अरिहंत की किताब में क्या था, एक साथ लिखी हुई है मैग्नेटिज्म, पूरी एक साथ एक सेक्शन है। DC पांडे खोलो, एक सेक्शन है मैग्नेटिज्म, फिर EMI है ना। मैं पहले बता दूं, मैग्नेटिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के हिसाब से। जेई मेंस में कहीं कहीं पर कभी कभी किसी ईयर मैग्नेटिज्म पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले सेक्शन से। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट करने जा रहे हैं ये। ऑल टुगेदर ये शुरुआत रहेगा, आगे चलकर EMI और AC पर जाने का। मतलब जैसे अपने बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर, करंट एक साथ एक पैकेट है, तो अगला पैकेट है मैग्नेटिज्म, EMI, AC एक फ्लो में करते हैं अपने। ठीक है ना, ये खत्म करने के बाद ही अपने ऑप्टिक्स पर जाएंगे। तो अगर शुरू कर दिए तो EMI, AC करके रुकने वाले हैं। ठीक है, पर ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। पहले लिख लेते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड। असल में ये जो टॉपिक है ना, ये HC में मैग्नेटिक फील्ड लिखी हुई है। अगर मैं बताऊं तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए या कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए, तो वो लोग क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, किस तरह एक्सपीरियंस करना, मतलब धक्का लगेगा ना। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, अगर अपने एक चार्ज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसका मतलब हम लोग एक फोर्स फील कर सकते हैं। अगर एक चार्ज को एक्सपीरियंस कर सकता है, मतलब वो चार्ज उस चार्ज का फोर्स फील कर सकता है कि नहीं भाई। अगर हम लोग किसी की बात को समझ सकते हैं, है ना, मतलब उसकी बातों का मेरे पे असर हो सकता है, हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग बोलते हैं कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स फील कर सकता है। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फोर्सेस को लेकर ज्यादा बातें चलेंगी, जो हम लोग का पहला सेगमेंट रहेगा। कहीं ना कहीं यही ऑर्डर में अरिहंत का किताब अगर फॉलो करो तो इसी ऑर्डर में लिखी हुई है। काफ़ी बच्चों के लिए एक और एडवाइस, काफ़ी बच्चे हो सकता है कि पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करें, जो कि मेरा नेक्स्ट सेगमेंट है, मैं इसे भाई सेकंड में करने वाला हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये टॉपिक अगर ऐसे समय में ना आए ना, तो समझना वो वाला टॉपिक जिसके अंदर बायट-सावर्ट्स लॉ है, वो वाला टॉपिक में एम्पियर-सेकेटल लॉ है, किताब या स्कूल में पता लग रहा होगा ये बात। ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसे हम लोग सेकंड में करने वाले हैं। ये अपना सेकंड डिस्कशन रहेगा। मैं पहले ये डिस्कशन करूंगा, मैं फिर इस पर आऊंगा। कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर हम ज़्यादा डिटेल करेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है, एक करंट कैरिंग वायर की वजह से। बायट-सावर्ट ने मिलकर, 2 बंदों ने मिलकर एक संग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और वहां से एक लॉ बताया था, और वो लॉ क्या था उस पर बात करेंगे। ठीक है ना, सब बात में करने वाले, कंटेंट की बात कर रहे हैं अभी। तो पहला टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक ये, तीसरे टॉपिक में लोग बात करेंगे मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटीरियल्स। मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटीरियल CBSE में इस साल हटाया गया इस टॉपिक को। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी सिंपल टॉपिक है ये। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, डायमैग्नेटिक मटीरियल, पैरामैग्नेटिक मटीरियल, हिस्टैरिसीस लूप, काफ़ी सारे सिंपल टॉपिक्स। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट को फील करने के वाइज मटीरियल्स को दुनिया में 3 तरीके में बांटा गया है, 3 बड़े डिविजन है, फर्दर डिविजन भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक मटीरियल्स में वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट को फील करने वाइज। नेक्स्ट बातें आती हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म। शायद अगर बातें की जाए कि भाई 9-10 में या पहले से क्या क्या जानते हो, तो शायद ये एक टॉपिक होगा, अर्थ्स मैग्नेटिज्म पहले से पता होगा मेरे इस लिस्ट में। और मैं शायद एक टॉपिक लिखा नहीं हूं, वो है मैग्नेट, जो मैं मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ही कंसिडर कर रहा हूं। वो एक टॉपिक है और एक अर्थ्स मैग्नेटिज्म है। ये 2 टॉपिक है जो हम लोग शायद अपने 9-10 से जानते हैं, स्पेशली 9 में,
राइट। 10 में बहुत सारे बच्चे पढ़े, पर 10 में उतना ज़्यादा नहीं पढ़े। शायद 10 में अगर पढ़े होगा तो एक ही टॉपिक याद आता होगा। जिन बच्चों को अगर पता होगा कि डीसी मोटर किस तरह काम करता है, कॉन्सेप्ट याद आएगा शायद कि एक करंट कैरिंग कॉइल था, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था और वो एक फोर्स फील करता जिसकी वजह से वो एक घूमता था, टॉर्क क्रिएट होता था। याद है कि भाई नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। करंट कैरिंग वायर, इधर करंट अगर इस तरह कॉइल में घूम रहा है, ठीक है ना, तो उसके वजह से क्या था, कॉइल इस तरह या फिर इस तरह घूमता था। और इस कॉइल के घूमने के वजह से इससे एक निकला हुआ रॉड या एक एक्सल अगर पंखे में लगा दिया जाए तो पंखा घूमने लग जाएगा, है कि नहीं। अगर कोई टरबाइन लगा दे तो टरबाइन घूमने लग जाएगा। समझ आ रहा है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग क्लास 10 या 9 से जानते हैं, बट इसके अलावा कोई भी डिस्क्रिप्शन अपने पास नहीं है। तो अपने उन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इधर से। यहां पे क्या होगा भाई, जो भी मूविंग चार्ज होते हैं उन लोग जो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे, तो बहुत ज्यादा लिखा होता है मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चैप्टर में एक बात शुरू करने के पहले बता दूं भाई कि सिर्फ मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है, अब इसके पीछे कारण क्या है चैप्टर में बात करते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाना है और मूविंग चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, उसके बारे में बात करना है। तो बहुत बार चैप्टर का नाम होता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। और प्राइमरी डिस्कशन इन दो टॉपिक पर ज्यादा रहेगा। ये अपने दो बड़े बड़े बोलते हैं ना भाई, हम लोग के दो बड़े बड़े पिलर्स है जो चैप्टर को खड़ा करने वाले हैं। इसके बाद ये दोनों सब टॉपिक्स है, छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं, बहुत टाइम ही लगेगा। काफी थ्योरेटिकल भी है ये टॉपिक। तो एक आध न्यूमेरिकल के लिए एक ही तो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर यहाँ पे फॉर्मूलास बनेंगे। मैंने पहले भी बताया भाई, ये टॉपिक से हम लोग शुरू करने वाले हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। ठीक है मैग्नेटिक फील्ड हम लोग की शुरुआत रहेगी। रादर टॉपिक है भाई इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज। टॉपिक शुरुआत हो रही है भाई, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज। मैं पहले बता दूं भाई, रुके हुए चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, शुरू करते वक्त ना एक क्वेश्चन है जो बहुत दिनों से और बहुत सालों से बच्चे पूछते आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है जनरली कि हम लोग आज तक बात करते आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, है ना। सेक्शन का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैट्स भी पढ़ते हैं अपने, मैग्नेटिज्म भी पढ़ते हैं। तो सवाल उठता है भाई कि ये नाम एक साथ क्यों बनता है, और कई किताबों में कहा जाता है कि मैग्नेटिज्म कोई अलग फील्ड नहीं है या मैग्नेटिक फील्ड कोई अलग फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो दूसरे फ्रेम में देखी जा रही है। जब फ्रेम चेंज कर दी जाए तब उसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। देखो भाई, एक बात बताएं तो मैंने भी कहा कि अगर एक चार्ज मोशन में नहीं होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ठीक है, चलो ये चार्ज मोशन में है, अपने यहां से खड़े होकर देख रहे हैं। मेरे को नहीं पता क्या है सिनेरियो, मेरे को अभी तक एक्सप्रेशन पता भी नहीं, चैप्टर शुरू भी नहीं किए, पर अपने को पता है चार्ज मोशन में है और कुछ इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है कि ये एक मैग्नेटिक फोर्स को फील कर रहा है, जिसकी वजह से ये मुझे दिख रहा है डिफ्लेक्ट कर रहा है इस तरह, है ना। मान लेते हैं उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ काम कर रहा है। अब ये क्यों क्या पर बात करेंगे, अभी तो बस जानकारी लेके रखो। ठीक है, इस तरह डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर यही आदमी जो रेस्ट पे खड़ा था, अभी आदमी अगर चलने लग जाए ठीक उसी स्पीड से जिस स्पीड से ये चार्ज चल रहा है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं बट सोचने बोल रहा हूं कि सोचो, क्योंकि थोड़ा सा वाइड स्कोप नहीं हो तो मजा कहां है। तो भैया अगर ये जिस स्पीड से चार्ज मूव करे उसी स्पीड से ये आदमी मूव करे तो क्या दिखेगा, इस आदमी को ये चार्ज रेस्ट पर दिखेगा, हाँ या ना। एटलीस्ट इस तरफ तो मूव करते हुए नहीं दिखेगा इस तरफ तो मूव नहीं कर रहा है। रादर ये शायद दिखेगा कि अगर ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, पर ये टर्न करते हुए जा रहा है तो इसको दिखेगा कि ये इसके पास आ रहा है, बिकॉज दोनों का वाई कॉम्पोनेंट सेम है, दोनों का वाई कॉम्पोनेंट सेम है ना। इनिशियली मतलब इधर से थोड़ा देर के लिए देखो, बहुत लंबे इंटरवल पे नहीं, हल्का सा इंटरवल पे देखो, तो क्या दिखेगा इसको, जिस स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, स्पीड से ऊपर जा, तो इसके लिए चार्ज रेस्ट पर है, और रादर दिख रहा होगा कि ये चार्ज इसके करीब आ रहा है, ये डिस्टेंस कम हो रहा है। जैसे एग्जांपल ये अगर ऐसे जा रहा है और ये इस तरह टर्न करके तो इसको भिड़ रहा है ना, तो एक्चुअली अगर ये ऑब्जर्वर है और ये भी इधर है और दोनों का स्पीड अलॉन्ग वाई सेम है, तो लगेगा क्या हो रहा है, ये बस के पास आ रहा है। इसके लिए ये रेस्ट पर है ऊपर की तरफ, वाई कॉम्पोनेंट इसके लिए 0 हो गया। होता ना गाड़ी में, ये गाड़ी ए गाड़ी बी, दो बसें पैरेलली एक दूसरे से कंपटीशन लगा रही हैं, तो इसका स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ,
पर अगर ये वाली कार में एक इधर का कंपोनेंट आ जाए 2 मीटर पर सेकंड साथ ही साथ, तो इधर के बैठे हुए जो भी पैसेंजर्स हो गए भाई डर जाएंगे, बोले ये बस मेरे पास आ रही है। उसको लगेगा इसको नहीं लग रहा कि वो आगे जा रहा है, बिकॉज इसका भी आगे जाने का स्पीड और इसका भी आगे जाने का स्पीड क्या सेम है। तो इसको क्या लग रहा होगा ए में बैठे हुए लोग को कि गाड़ी भी उसके पास आ रही है, बस पास आ रही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी देखियो कि नहीं देखियो भैया, अगर ये भी 10 और ये भी 10, तो इसके लिए इसका स्पीड 0 होगा। ये गाड़ी ए, ये गाड़ी बी, तो गाड़ी ए जो स्पीड से आगे जा रही है, गाड़ी बी भी स्पीड से आगे जा रही है, तो गाड़ी ए के ऑब्जर्वर को बी का स्पीड क्या दिखेगा? 0। बट ये कंपोनेंट एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देगा, दिखेगा कि गाड़ी बी उसके करीब आ रही है। ठीक है, इस तरीके से यहां भी सोच सकते हो। ठीक है भाई, और इस तरीके से अगर इस चीज को आंसर करने की बारी आए कि ये चार्ज मूव क्यों कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट मूविंग ऑब्जर्वर, उस चलते हुए ऑब्जर्वर के लिए अगर डेफिनेशन क्लियर की जाए फिर से, है ना भाई? अभी तो अपने डेफिनेशन क्लियर कर रहे थे, इसके हिसाब से जो रास्ता बंदा खड़ा था मिटा दिया मैंने। जो बंदा रेस्ट पर था, रोड पे खड़ा था और वो देखा चार्ज मूव कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग बोले कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है रादर। जो आदमी, जो बंदा मूव कर रहा था, उसके लिए कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सप्लेन करेंगे। बोले यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है अंदर की तरफ, उसके टुवर्ड्स, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। काफी इंटरेस्टिंग फेनोमेना के बारे में बात करने वाले। ये एक वाइड व्यू है चीजों का, सोचना होगा बैठ कर इसके बारे में कि एक्चुअली में, वास्तविकता में सत्य यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो अलग नहीं है, दो फील्ड है अलग अलग फ्रेम पर। तो भाई इस चैप्टर में ना इतना नहीं सोचना। अभी वर्मा जी किताब में शुरुआत में दिया हुआ, बैठ के थोड़ा लाइंस पढ़ना, मजा आएगा। पर हम लोग ना इतना नहीं सोचेंगे अभी, ये तो एक जानकारी मैंने दे दी, नहीं तो चैप्टर में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बार बार ना दिमाग में सोचते चलोगे अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो अपने उस पर अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग के स्टैंडर्ड में उधर की तरफ बात करना जरूरत नहीं है। अपनी जरूरतों को सिर्फ ये रख के रखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड अलग चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है। ये तो एक सवाल आया था एक बच्चे का, बोल के मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो शुरू करते हुए लेट्स कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन ऑन इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज। चाहो तो हेडिंग दे दो, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज पहला टॉपिक है। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूं भाई। तो पहला बात है भाई, कहा जाता है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड जिसके बारे में काफी ज्यादा बात होने वाली है इस चैप्टर में, उसे बी से डिनोट करेंगे और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भैया। इसकी यूनिट टेस्ला रहेगी। इसके बारे में डिटेलिंग आगे होगा जब हम लोग बायट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ेंगे, तब हम लोग बी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। पर अभी के लिए निकोला टेस्ला काफी रिनाउंड पर्सन, काफी फेमस आदमी है भाई, मतलब काफी इंटेलिजेंट बंदा था अपने एरा का। कहा जाता है इस बंदे का ऐसा दिमाग था कि भाई काफी सारे चीजों को ये बहुत प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाता था। मतलब वन ऑफ आवर फेवरेट साइंटिस्ट में होता है भाई। हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में जाते हैं ना, तो ये हम लोग के फेवरेट साइंटिस्ट की गिनती में आता है हमेशा। कहा जाता है थॉमस एडिसन काफी सारे इनके काम को, इनके सारे किए गए एक्टिविटीज को चोरी करके, या जो भी एक टर्म लेना ले लो भाई, कहीं ना कहीं यहीं से इंस्पायर होकर काफी सारे अपने आविष्कार कर पाया था। ठीक है, थोड़ा पंगा था यहाँ पे भाई, अच्छे साइंस वाले बच्चों का और बंदों का दिक्कत होता है, उन लोग ज़्यादा पेपर वर्क पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसने भी बहुत सारे काम किए थे भाई, पर इनका पेपर वर्क कभी नहीं हुआ था। काफ़ी सारे हॉलीवुड मूवी बने हुए हैं, जैसे मेरा एक फेवरेट मूवी, काफ़ी मूवी है, एक फेवरेट मूवी था प्रेस्टीज बोल के, उसमें भी टेस्ला को और थॉमस एडिसन को थोड़ा सा एक छोटा सा रोल दिया गया है। कभी जाके देखना, काफ़ी सारे मूवीज़ है जिसमें टेस्ला पर बहुत सारी बातें की गई है। कहा जाता है एक एरा में जितने सारे मैजिक शोज होते थे, तो देखो मैजिक शोज में उस समय का जो बोलते हैं ना, उस समय उस एरा पे जाओ तो उस समय का जो एंटरटेनमेंट था वो तो मैजिक शो या फिर सर्कस था। आज के एरा में तो सोशल वर्ल्ड आ गया ना भाई, यूट्यूब आ गया, कट कट कुछ भी देखने लग जाते हो, है ना भाई। कुछ भी खोल लेते हो बैठ के यूट्यूब में, सारी चीज़ें सर्च करते रहते हो, दिन रात निकल जाता है, अलग अलग तरह के ऐप्स आ गए हैं, लोग देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। तो उस जमाने में क्या था भाई, या तो आउटडोर गेम्स थे या फिर मैजिक शोज जो जैसे होते थे ना, लोग थोड़े से उम्रदार जाके मैजिक शो देखेंगे, सर्कस में जाएंगे। टेस्ला और इनके जैसे कई रिनाउंड साइंटिस्ट, इनके वजह से, या फिर बोल सकते हैं जो साइंटिस्ट उतने भी रिनाउंड नहीं हुए, इनकी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से भी मैजिक शोज और सर्कस चलते थे। कहीं ना कहीं टेस्ला ने काफ़ी सारे सेटअप्स बनाए थे मैजिक शोज के लिए। ये काफ़ी कम लोगों को बात पता है, पर कि मैग्नेटिज्म पर जो काम था वो एकमात्र चीज़ फेमस हुआ, पर उनके इसके अलावा कहा जाता है, ऑब्वियसली हम लोग भी उस एरा के नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है उन्होंने काफ़ी सारे और भी काम किए थे। ठीक है भाई, जो मतलब उतने रजिस्टर या फिर रिनाउंड नहीं हो पाए, बातें नहीं फैल पाए उनके बारे में,
पर ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला उनके नाम पर दिया गया है, नाम है निकोला टेस्ला। और 1 टेस्ला इज 10 टू द पावर 4 गॉस। गॉस एक और CGS यूनिट है, जी से लिखते हैं, GAUSS, GUSS, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे, इसे कैपिटल जी, जहां भी कैपिटल अल्फाबेट यूज होता है यूनिट्स में, मतलब किसी साइंटिस्ट के नाम पर है। बी को लेकर बच्चे पूछते हैं सर बी क्यों यूज हुआ, एम क्यों नहीं यूज हुआ? तो बेटा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेट के बारे में पहले डिस्कवरी हो गई थी, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑलरेडी हम एम से डिनोट करने लग गए थे। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल के बारे में पहले बातें हो गई थी, फिर बाद में आके हम लोगों ने बोला कि ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसके वजह से एक फील्ड भी बनता है, एक इन्फ्लुएंस बनता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा गया। ठीक है, हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक हमेशा डायपोल एग्जिस्ट करता है। पर ये सारी बातें पहले एक तरह से लोग ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करी थी भाई, कि मैग्नेट तोड़ो तो नॉर्थ साउथ टूटेगा, वापस एक नॉर्थ साउथ जनरेट हो जाएगा। ये सारी बातें पहले से हो चुकी थी। उस समय मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को हम लोग एम बोल चुके थे। ठीक है, तो अब यहां पे रैंडमली बी कहा गया। अब इसके पीछे बी क्यों, और कोई अल्फाबेट नहीं? थोड़ा सा मेरी भी इसमें, मुझे भी आज तक पता नहीं लग पाया चीज, तो ये जान के रखो मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करने वाले हो। ठीक है भाई, कुछ इस बारे में जान के भी कुछ उखाड़ नहीं लोगे, इतना ही जानना है। वेक्टर वी मतलब भाई मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉपिक पर आते हैं। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल कोई भी एक वेलोसिटी से मूव कर रही है भाई, कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में कहा गया कि ये चार्ज पार्टिकल सीधे रास्ते पे नहीं जाके डिफ्लेक्ट होती है। अगर ये डिफ्लेक्ट किया मतलब न्यूटन का पहला लॉ आ गया। न्यूटन का पहला लॉ क्या था? एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन ब्रेक हो रहा है, पक्का वहां पे फोर्स काम कर रहा होगा, है ना। एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस अदरवाइज एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स और एजेंट, है कि नहीं। तो अगर ये डिफ्लेक्ट हुआ मतलब यहां पे कोई ना कोई फोर्स है। अगर ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, कैसे भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, हम लोग डिफ्लेक्शन की बात नहीं करें, बट ये डिफ्लेक्ट हो रहा है कैसे भी। तो F जो फोर्स लगेगा, पाया गया जैसे हम लोग इसका स्पीड बढ़ा देते हैं वो डिफ्लेक्शन का अमाउंट बढ़ जाता है। मतलब जो फोर्स लगने वाला है चार्ज पार्टिकल पर वो उसके स्पीड पर निर्भर करता है। नंबर 1 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसलिए हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर स्पीड कम था तो कम डिफ्लेक्ट कर रहा था, स्पीड ज्यादा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा था। एक बात ध्यान दिया गया कि इस फोर्स की वजह से जो भी यहां पे काम कर रहा है इसका स्पीड कभी नहीं चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड में ना स्पीड चेंज नहीं हुआ बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है पर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। एज वेलोसिटी कंसीडर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहां डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आगे बात करते हैं, फोर्स तब बढ़ गया या डिफ्लेक्शन तब ज्यादा शार्प हो गया जब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया। अच्छा, पाया गया जब चार्ज लेस बॉडी को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में वो कोई फोर्स फील नहीं करता है। ठीक है ना। नंबर 3, अगर बोला जाए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए, भाई मैग्नेटिक फील्ड को लेकर तो बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। 1 टेस्ला इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड अगर वो हम लोग के ब्रेन के इधर दे दिया जाए तो शायद हम लोग की ब्रेन की जो वर्किंग है ना वो थोड़ी खराब हो जाए, मतलब दिमागी संतुलन खराब हो जाए। वो काफी बड़ा यूनिट होता है 1 टेस्ला। तो जनरली माइक्रो टेस्ला या मिली टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कहीं पर भी देते हैं, उससे ही काम बन जाता है। तो जो भी हो, मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ा दी जाए कहा जाता है कि ये डिफ्लेक्शन और शार्प हो जाएगा। और नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, यहां मैटर करता है कि V और B के बीच में क्या एंगल है, उसका साइन थीटा। तो एक्चुअली फॉर्मूला जब बनाया गया तो फॉर्मूला ऐसे बनाया गया कि भाई इन चारों पे डिपेंड करता है। और मुझे पता है कि भाई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अपने इसको ऐसे फटाफट लिख दिया, दैट वेक्टर F इक्वल्स टू Q टाइम्स V क्रॉस B। अब V क्रॉस B क्यों, B क्रॉस V क्यों नहीं? ये पाया गया कि V क्रॉस B से जो मेरा डायरेक्शन आ रहा है ना, राइट हैंड थंब रूल से जो डायरेक्शन आ रहा है उस तरफ ही मेरा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो V क्रॉस B ही B क्रॉस V क्यों नहीं? बिकॉज V क्रॉस B से जो मेरा थंब रूल से डायरेक्शन आ रहा था वो मेरा सही डायरेक्शन आ रहा था। एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, कोई ऐसा मतलब डेरिवेशन नहीं दे सकता भाई इसके बारे में, ये तो एक्सपेरिमेंटल चेक की गई चीजें हैं। ठीक है ना। एक बात और, तो चार्ज जो प्लस है तो V क्रॉस B से जो डायरेक्शन आएगा उस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। वही अगर चार्ज माइनस हो तो V क्रॉस B से जो डायरेक्शन आएगा चार्ज उसके उल्टे में डिफ्लेक्ट कर रहा था। बातें कर रहे हैं डिफ्लेक्शन पर, थोड़ा सा टाइम दो। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इसी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, क्या होगा, Q V B साइन थीटा। जहां पे Q क्या है, चार्ज, V क्या है, स्पीड, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा
इज द एंगल बिटवीन, मतलब साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वी एंड बी। ठीक है, थोड़ी बातें करते चलते हैं भाई। और अब फोर्स के डायरेक्शन की बात करेंगे। यहां पे कोई दिक्कत किसी को आई गेस अभी तक नहीं, अगर है तो भाई क्या करना है, अभी तो बोल नहीं पाओगे पर वीडियो में के नीचे कमेंट बॉक्स पे बोल देना कि क्या और समझना है। ठीक है, तो बातें करते हुए आगे, अगर आगे बात करते हैं तो ये लेट्स से एक चार्ज पार्टिकल है, इस तरफ वेलोसिटी है। अच्छा एक चीज जानकारी के लिए, इस चैप्टर में कभी भी हम लोग क्रॉस दिखाए ना, तो क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, या फिर कभी भी अब से क्रॉस देखो ना, क्रॉस मतलब इनवर्ड डायरेक्शन पॉइंट करना चाहते हैं, मतलब कोई पीछे से अगर अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो उसे क्रॉस से दिखाएंगे। और डॉट मतलब आउटवर्ड। अब ना बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्रॉस इनवर्ड है, डॉट आउटवर्ड है। अब जो तरीके से खुद को समझा सकते हो समझा दो। डॉट मतलब कुछ भी चीज़ उभर के निकल रहा है, कोई भी इमेजिनेशन दे दो कि डॉट मतलब कोई भी चीज़ बाहर निकलता हुआ, उसे हम लोग डॉट से दिखाते हैं। और अंदर के लिए क्रॉस, कोई भी एक तरीका लो और समझा दो खुद को, कोई भी गंदा सुंदा सा एग्जाम्पल लेके समझा दो, है ना। कोई भी एनालॉजी ले लो अपने आसपास की, ठीक है। कोई भी चीज़ उभर के बाहर आ रहा है उसे डॉट से दिखाते हैं, अंदर घुसता हुआ क्रॉस दिखाते हैं, जो भी अपने मन में जैसे तरीके से समझ सकते हो समझो, ठीक है ना। तो क्रॉस मतलब इनवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड, डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड या फिर कोई भी चीज़ अगर आउटवर्ड निकलती हुई तो डॉट से सिंबलाइज करेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं यहां पर, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, क्रॉस, समझ रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इस तरह मूव करती हुई, तो भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे। स्टेप 1 V क्रॉस B है यहां पर। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट मतलब व्हाट विल यूज इज राइट हैंड थंब रूल, दायां हाथ का ठेंगा का नियम, राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का ठेंगा यूज करना है भाई। तो V के तरफ हाथ रखो, उंगलियां देखो B की तरफ घूम रही कि नहीं घूम रही, B अंदर की तरफ है। अगर अपने हाथ ऐसे रख दिए तो B की तरफ उंगली घूमेगी नहीं, ऐसे रख दिए B की तरफ उंगली घूमेगी, उंगली टूट जाएगी, नहीं घूम पाएगी। ऐसे रखोगे तो उंगली B की तरफ घूम रही है, हाँ देखो V B की तरफ उंगली घूम रही है, ऐसे रखो B की तरफ उंगली घूमेगी, एक पूरा कलाई मुड़ जाएगा, ऐसे घूम रहा है भाई। थंब कहां पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। और अगर वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है, ना पार्टिकल इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, पार्टिकल बीच का रास्ता लेगा, ना तेरा ना मेरा बार्गेनिंग। ऐसा कब देखते हो और कहां देखते हो, ऐसा देखते हो जब कभी कहीं पर सर्कुलर मोशन होता है। एक गाड़ी, एक बॉडी है, अगर इसकी स्पीड इस तरफ और फोर्स परपेंडिकुलर है तो उसका जो पाथ हो, और अगर नेक्स्ट टाइम वापस की वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर रहा तो ये जो पाथ फॉलो करेगा वो हर पॉइंट पे सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। फिलहाल ये एक पार्ट ऑफ सर्कल तो है कम से कम, ठीक है ना। आगे की बात बाद में करते हैं, यहां मैग्नेटिक फील्ड पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरह मिला भाई, V पर हाथ है किस तरह ताकि B की तरफ उंगली घूमे, देखो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, दैट्स V क्रॉस B, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कोई दिक्कत यहां पे किसी को नहीं होनी चाहिए, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया। तो राइट हैंड थंब रूल से हमने फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो मतलब यहां एक पॉइंट लिखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा और कैसे निकल सकता है। भाई पहला बात तो यहां पे जरूर नोट कर लो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो भी होगा, भैया क्रॉस प्रोडक्ट रूल था, क्या था, A क्रॉस B का जो भी डायरेक्शन होता है वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो F का जो भी डायरेक्शन होता है वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना, नोट करके रखो भाई। भैया V क्रॉस B दिख रहा है, V क्रॉस B दिख रहा है, V क्रॉस B जो डायरेक्शन आ रहा है वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर में है। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है कि डायरेक्शन ऑफ F क्या होगा, V क्रॉस B के अलॉन्ग, मतलब V के भी परपेंडिकुलर है B के भी परपेंडिकुलर है कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट नियम है ना। V क्रॉस B, V क्रॉस B जो डायरेक्शन आ रहा है फोर्स का वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर है। तो कभी भी मैग्नेटिक फोर्स अगर हम यहां पे लिख दें Fm, तो Fm डॉट V, Fm डॉट B, भाई ये दोनों क्या होने वाला है, जीरो। कहीं ना कहीं अगर बात करें एक्सेलरेशन का तो वो भी देख लो, A डॉट V, A डॉट B, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से बनने वाला एक्सेलरेशन, ये भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं आ रहा है। तो डायरेक्शन की बात की जाए तो मेरा फेवरेट मेथड होगा राइट हैंड थंब रूल, जिससे हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और भी मेथड है, उस पर बात करने के पहले तो फोर्स जीरो कैसे पॉसिबल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल या किसी भी बॉडी पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होगा, या तो स्पीड जीरो हो जाए या तो चार्ज न्यूट्रल बॉडी हो जाए। स्पीड जीरो मतलब रेस्ट पर आ जाए पार्टिकल, मतलब
सिर्फ चलता हुआ पार्टिकल ही मैग्नेटिक फील्ड को फील करता है, रुका हुआ पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को फील नहीं कर सकता। पहला पॉइंट नोट कर लो, है ना। तो चार्जेस एट रेस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेगा, पर चार्जेस इन मोशन मैग्नेटिक फील्ड भी फील करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहां पे हुआ तो उसको भी फील करेगा। अभी बात कर रहे हैं उस रीजन का जहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता तो दोनों का एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स भी फील करता और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स फील करता। समझ आ रहा है। अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो फोर्स जीरो, चार्ज न्यूट्रल है तो फोर्स जीरो, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो कहानी खत्म। मैग्नेटिक फोर्स का बात क्यों करेंगे। और ये वाली बात, मतलब साइन थीटा जीरो, मतलब कि अगर मान लेते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये तो एक केस था, मान लो केस 1, ऐसे केस 2 को नोट करके समझो। ये अगर वेलोसिटी और इस तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब पैरेलल, या फिर ये वेलोसिटी है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एंटी पैरेलल, मतलब थीटा अगर 0 हो जाए या 180 हो जाए तो साइन का वैल्यू 0 होने वाला है ना। साइन का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, बोलकर मैग्नेटिक फोर्स 0 रहेगा। पार्टिकल, अगर ये चार्ज पार्टिकल है, इट विल कंटिन्यू इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फटाफट चीजों को नोट करते हुए, कोई डिफ्लेक्शन अगर नहीं होता है मतलब पार्टिकल जैसे जाता वैसे जाएगा। एक बात मैंने पहले बता दिया, क्या, कि ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में है और ये हमेशा ऐसा रहेगा, क्योंकि v क्रॉस b का नियम है कि v क्रॉस b से जो डायरेक्शन आता है वो v और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और वही f की डायरेक्शन है ना। तो इस फोर्स के वजह से कभी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। सोच सकते हो कैसे, सोच लो आराम से, फटाफट सोचो। क्या है भाई कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन पर, और हाँ चिंता मत करो, एक तो मेथड सीख लियो ना डायरेक्शन के लिए, क्या, राइट हैंड थंब रूल, और क्या है सीखेंगे। तो f डॉट ds होता है वर्क। तो भैया यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ना, यहां पर v क्या है, ds बाई dt, v क्या है, ds बाई dt। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही ds का डायरेक्शन है। तो अपने को पता है ना f और v परपेंडिकुलर है, तो मतलब f और ds भी लिख सकते हैं यहां पर, f और ds भी परपेंडिकुलर है, मतलब f डॉट ds का वैल्यू इंटीग्रेट करने पर कितना आएगा, 0। तो वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स इज 0, मतलब इस फोर्स के वजह से कभी भी स्पीड चेंज नहीं होगा। याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो भैया अगर पहले कोई काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², तो वर्क डन तो 0 हो रहा है इस फोर्स के द्वारा, तो हाफ mv² ही रहेगा। m तो बदला नहीं, क्लासिकल फिजिक्स से मास बदलता नहीं है, तो स्पीड वही का वही रहा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये सिर्फ किस काम में आता है, डायरेक्शन चेंज करने में। इट्स अ डायरेक्शन चेंजर, इट्स अ डायरेक्शन चेंजर। ये फोर्स, एक फोर्स होता है ना भाई, ये एक जादूगर है, क्या करता है, ये सिर्फ दिशा बदलेगा, वैल्यू नहीं बदलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू नहीं बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। वैल्यू कौन बदलता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। डायरेक्शन कौन बदलेगा, मैग्नेटिक फोर्स। बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को मिलाकर भी, पर अभी तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात चले, ठीक है ना। बाद में मिक्स करेंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों को। यहां पर इसी पॉइंट पर इसको एंड करते हैं, टाइम काफी हो गया है। अगले वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स से बात कंटिन्यू करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो कहीं पे रोकते हैं, डाउट्स नीचे डाल दो, जो पूछना पूछते हैं ना। कीप वॉचिंग, थैंक यू।